प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है एसएस कोचिंग क्लासेस में। मैं राम सिंह। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें आज हम लोग कवर करने वाले हैं कि विद्युत विभव को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होंगे और अच्छी स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर हमें विभव की गणना करनी है। तो इससे जुड़े हम दोनों डेरिवेशन आज कंप्लीट करेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा कि विभव क्या होता है, विभवांतर क्या होता है, और किसी बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत विभव होता है उसकी हमने गणना वहां पर कर लिया। तो जिन बच्चों ने अभी तक पिछला वीडियो नहीं देखा है वो अब पिछला वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि फिजिक्स का जो हमारा शुरुआत के कुछ चैप्टर में जो सिलेबस है वो कुछ इस तरीके से, अगर आपने पीछे की क्लास नहीं पढ़ी है तो आप आगे की क्लास को समझने में असमर्थ दिखेंगे या असमर्थ आप रहेंगे। ठीक है, तो आज जो हमारा पहला टॉपिक है वो है विभव को प्रभावित करने वाले कारक। तो पहला आज का हमारा टॉपिक है विद्युत विभव को प्रभावित करने वाले कारक होता है। ठीक है, फार्मूले को लिखा। अब यहां पर आपको पता है कि जितनी भी राशियां यहां पर अंश में होती हैं, जितनी भी राशियां कहां होंगी, अंश में होंगी, सारी की सारी राशियां कैसी होती हैं, समानुपाती होती हैं। और जितनी राशियां हर में होती हैं वो सारी की सारी क्या होंगी, व्युत्क्रमानुपाती होती हैं। तो अब यहां पर देखिए, जो हमारा आवेश है वो कहां है बेटा, अंश में है, और जो हमारा दूरी है ये क्या है, दूरी है, और जो दूरी है वो बेटा कहां है, हर में है। तो यानी विभव आवेश के क्या होगा, समानुपाती होगा, लेकिन दूरी के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो इसका जो पहला पॉइंट आप लिखेंगे कि विभव, देखो V समानुपाती क्यों, यानी अगर आवेश की मात्रा को हम बढ़ाते जाएंगे तो बेटा हमारा विभव भी बढ़ता जाएगा। तो इसको आप शब्दों में क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि किसी भी पिंड पर आवेश का मान बढ़ाने पर उसके विभव का मान भी बढ़ता जाता है, या आवेश बढ़ाने पर विभव बढ़ता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 आप देखेंगे कि यहाँ पर जो V है, क्या बेटा, V वो R है, यहाँ पर दूसरी राशि क्या है, R क्या है, दूरी है, और ये एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। यानी जैसे जैसे आप दूरी बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे यहाँ पर विभव कम पड़ता जाएगा। जैसे कल हमने आपको बताया था कि हमारा कोई बिंदु आवेश था और यहाँ पर इससे मान लीजिए R दूरी पर कोई यहाँ पर रखा है परीक्षण अवस्थी, इस पर हमें क्या करना है, विभव की गणना करनी है। अब जैसे जैसे ये दूरी बढ़ती जाएगी और यहाँ पर बेटा विभव का मान क्या होता है, कम होता जाएगा, क्योंकि एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती हैं। तो जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे विभव का मान भी क्या होगा, कम पड़ेगा। तीसरा पॉइंट यहाँ पे देखिए ध्यान से कि यहाँ पर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो बेटा कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये तो किसी तरीके से विभव को प्रभावित नहीं करेगी। यानी अगला हमारा क्या है, के, तो V व्युत्क्रमानुपाती क्या है, के। यानी अगर हम कोई परावैद्युतांक माध्यम भी लाएंगे तो वहां पर विभव का मान क्या होगा, कम होगा। तो परावैद्युतांक का मान बढ़ाने पर क्या होगा, हमारा विद्युत विभव क्या होगा, कम पड़ता जाएगा। यहाँ पर जो चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको आपको समझना होगा, अन्य चालक की उपस्थिति में। क्या है, अन्य चालक की उपस्थिति में, ये पॉइंट समझिएगा, अन्य चालक की उपस्थिति में। अब मन में विचार आ रहा होगा, सर इसका तो इस वाले फार्मूले में अन्य चालक की उपस्थिति पर, इस फार्मूले में तो इसका कहीं पर जिक्र ही नहीं किया गया, क्योंकि जितनी भी राशियां थी सबके बारे में तो हमने जान लिया कि ये इस तरीके से ऐसे प्रभावित करेगा। तो अन्य चालक कैसे प्रभावित करेगा, इस बात को देख लेते हैं। कि मान लीजिए, सपोज करिए आपके पास एक विद्युत क्षेत्र है और इस विद्युत क्षेत्र में आपने प्लस क्यू आवेश रखा हुआ, ये प्लस क्यू आवेश के कारण यहाँ पर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ। और सपोज करिए यहाँ पर आप एक दूसरा चालक ले आते हैं, क्या लाए आप, एक दूसरा चालक ले आए। तो जैसे आप दूसरा चालक लाएंगे तो यहाँ पर विद्युत प्रेरण के कारण इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, तो इसके कारण इस पर कैसा चार्ज उत्पन्न हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज उत्पन्न हो जाएगा। और जब इस पर नेगेटिव चार्ज उत्पन्न हो जाएगा तो मतलब क्या होगा, आवेश में कमी होगी, और आवेश में कमी होगी तो मतलब बेटा क्या हो जाएगा, विभव में कमी हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि अन्य चालक की उपस्थिति में आवेश का मान क्या होगा बेटा, घटता है। तो अन्य चालक की उपस्थिति में बेटा क्या होगा, आवेश का मान क्या होगा, घट जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो विभव है, तो विभव को प्रभावित करने पर क्या होगा बेटा, विभव को प्रभावित करने पर आवेश का मान घटता है। तो जब आवेश, यहाँ पे सॉरी मैंने पूरा लाइन नहीं लिखा, तो मुझे विभव लिखना चाहिए। अन्य चालक की उपस्थिति में विभव की बातचीत चल रही ना बेटा, तो विभव, सॉरी अगर मैंने आवेश कह दिया तो विभव इसको मैं बोल देता हूँ। तो विभव का मान बेटा क्या होता है, घट जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर आप मान लीजिए यहाँ पर आपने प्लस क्यू चार्ज है पहले से, इसके कारण एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न है,
और इसमें हम अन्य चालक लाएंगे तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण, यानी विद्युत प्रेरण का मतलब ये है कि जैसे पॉजिटिव चार्ज है तो इसके संपर्क में अगर कोई प्लेट आती है, कोई चालक आता है, उस पर इसके विपरीत चार्ज उत्पन्न हो जाता है। तो ये पॉजिटिव है तो इस पर निगेटिव चार्ज उत्पन्न हो जाएगा, इसी को विद्युत प्रेरण बोला जाता है। प्रेरणा से उत्पन्न हो रहा है तो इसी को विद्युत प्रेरण बोला जाता है। तो जब ये आवेश, इसमें माइनस चार्ज उत्पन्न हो जाएगा मतलब आवेश में कमी होगी, और जब आवेश में कमी होगी तो मतलब विभव में कमी हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि अन्य चालक की उपस्थिति में विभव का मान घटता है। तो ये आपके क्या है, 4 पॉइंट हैं जो आवेश को प्रभावित करते हैं। क्लियर है? तो आवेश को प्रभावित करने वाले हमारे पास बेटा ये क्या है, 4 कारक हो गए। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब आगे हम पढ़ने वाले हैं बेटा कि विद्युत ध्रुव के कारण किसी बिंदु पर हमें क्या करना है, विभव की गणना करनी है। क्या करनी है? गणना करनी है। चलिए, आज तो बारिश बहुत अच्छी हुई भाई हमारे यहाँ लखनऊ में। सुबह से बारिश का माहौल एकदम बना हुआ है, और ठंडक के मौसम में बारिश, क्या भाई, ठंडक में ठंडक। चलिए, अब आप लोग बेटा जो हेडिंग लगाएंगे वो हेडिंग लगाएंगे, ध्यान से सुनिएगा। विद्युत ध्रुव के कारण, हेडिंग आप लोग लगाएंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण, दिख रहा है बेटा सबको? दिख तो अच्छा रहा है। विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर क्या करनी है बेटा, हमें विभव की गणना करनी है। किसकी गणना करनी है? विभव की गणना करनी। तो यहां पर विद्युत द्विध्रुव के कारण दो स्थितियां हो सकती हैं। तो पहली जो हम लोग बेटा पढ़ने वाले हैं, अक्षीय स्थिति। कौन सी स्थिति? अक्षीय स्थिति में। तो अक्षीय स्थिति में मतलब विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में हमें क्या करना है, यानी उसकी एक्सियल पोजीशन, मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूं, एक्सियल पोजीशन। तो एक्सियल पोजीशन में हमको क्या करना है, इसके विद्युत विभव की गणना करनी है। आप लोगों को हमने प्रीवियस क्लास में बताया था कि मान लीजिए कारण किसी बिंदु पर विभव की गणना करनी है, तो हमारे पास 2 स्थितियां बन सकती हैं। जैसे हम लोगों ने देखा था कि विद्युत द्विध्रुव के कारण हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना की थी। एक हमने देखा था अक्षीय स्थिति, और दूसरी क्या देखी थी, निरक्षीय स्थिति देखी थी। वैसे ही यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव के कारण हमें विभव की गणना करनी है। पहली स्थिति हमारी कौन सी रहेगी, अक्षीय रहेगी, और दूसरी हमारी क्या रहेगी, निरक्षीय स्थिति रहेगी। तो विद्युत द्विध्रुव आपको पता है कि आपको पता है कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, जब 2 विजातीय यानी परिमाण में समान 2 विजातीय आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे होते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो आइए विद्युत द्विध्रुव को हम बनाने की कोशिश करते हैं। कि सपोज करिए कि मान लीजिए आपके पास, 1 मिनट बेटा देख लेते हैं, 1 मिनट, जगह किधर है हमारे पास, ठीक है यहाँ पे दिख रहा है कि मान लीजिए आपके पास एक बिंदु आवेश है -q, ये एक आवेश है, और एक आपके पास बेटा दूसरा आवेश है, मान लेते हैं यहां पर, और ये जो आवेश है आपके पास कैसा है, +q है। तो 2 आवेश आपके पास है, एक -q और एक +q। तो 2 विजातीय आवेश परिमाण में समान है, एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित है। अल्प दूरी मतलब 2l दूरी पर स्थित है। तो ये हमारा एक विद्युत द्विध्रुव बन गया। इस विद्युत द्विध्रुव का ये +q है, थोड़ा सा ऊपर चढ़ा के लिए, ये इसका मिडिल पॉइंट होता है। इसको हम मान लेते हैं कि इसका ये मिडिल पॉइंट है, कितना है, O है। क्लियर है? इतनी बात समझ में। अब ये विद्युत द्विध्रुव है तो इसका अक्ष मतलब ये इसका अक्ष होगा। तो ये इसका बेटा क्या है, अक्ष है, और इसके अक्ष पर यहां पर एक बिंदु P है जिस पर हमें विभव की गणना करनी है। क्लियर है? इतनी बात। मान लीजिए कि इसके सेंटर से यानी द्विध्रुव के मध्य से, मिडिल से जो P की दूरी है उसको हमने स्मॉल r मान लिया। क्या माना, स्मॉल r माना। ठीक है, अब यहां से उस कंडीशन में एक बात हमारी ध्यान से सुनिएगा। तो इसको नाम दे दीजिए आप A और इसको नाम दे दीजिए B। तो ये AB एक विद्युत द्विध्रुव है, ये आप लिखेंगे, माना कि करके आपको लिखना है। क्या लिखना है कि
ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जो एक दूसरे से 2l दूरी पर रखे हुए हैं। इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर मुझे विभव की गणना करनी है। ये सिंपल सी बात हो गई। अब यहां पर मैं एक काम और यहां पे क्लियर कर लेता हूं, A से P की डिस्टेंस निकाल लेता हूं। A से P की डिस्टेंस, तो A से P की डिस्टेंस बेटा कितनी है? तो O से P की डिस्टेंस है R, और R में अगर ये 2l है तो ये बेटा क्या रही होगी? L और L मिलेगा तभी तो 2l होगा। तो अगर मैं इस R में क्या जोड़ दूं सर? L जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा? R प्लस L हो जाएगा। तो A से P की डिस्टेंस मिल गई हमको, जो जो हमें जरूरत पड़ेगी। और हमें जरूरत पड़ेगी B से P की डिस्टेंस, तो टोटल ये बेटा कितनी है? R है, यहां से यहां तक R है, तो R में से L घटा दो तो ये वाली डिस्टेंस निकल आएगी, तो R माइनस L हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम में पूरे पूछे जाने के पूरे चांसेस हैं। तो माना कि करके आप लिखेंगे। फिर यहां पर सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? इसलिए माइनस क्यू, तो माइनस क्यू के कारण हम क्या निकालने बेटा? विभव। किसके कारण? माइनस क्यू के कारण। तो बिंदु आवेश हैं दोनों, तो यहां पर हम बिंदु आवेश का फार्मूला जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर माइनस चार्ज इसलिए बेटा यहां पर क्या हो जाएगा? माइनस क्यू, और ये हो जाएगा 1 आपका बेटा हो जाएगा, दूरी कितनी है? A से P है, तो डिस्टेंस कितनी है? AP है, और यहां पर आप देखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और ये माइनस का क्यों, और AP आपको कितनी दी गई बेटा? R प्लस L, तो आप यहाँ पे लिखेंगे R प्लस L। समीकरण 1। यहां तक कोई तकलीफ या दिक्कत हो तो बताइए मेरे बच्चे, कोई दिक्कत यहां पर आने वाली नहीं है। तथा अब हम बेटा क्या करेंगे? ध्यान से मेरी बात सुनना। इसी तरह से हम V प्लस क्यू के लिए निकालेंगे तो वो आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लेकिन इस बार आवेश कैसा है? प्लस है, तो प्लस, और प्लस क्यू के कारण निकाले तो प्लस आवेश है, और डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? B से P, तो डिस्टेंस कितनी हुई? B से P। क्लियर है बेटा? अब यहां पर इसको हम थोड़ा सा और 1/एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर प्लस क्यू, और BP की डिस्टेंस आप देखिए बेटा कितनी है? R माइनस L। मैंने पहले इसलिए लिख दिया, कोई टेंशन वाला काम ही नहीं। तो ये हमारे पास बेटा दो समीकरण बन गए। क्या बन गए? दो समीकरण यहां पर बन गए। अब हम बेटा निकालेंगे बिंदु P पर परिणामी विभव। बिंदु P पर परिणामी विभव, तो बिंदु P पर हम क्या निकालेंगे बेटा? परिणामी विभव। परिणामी विभव यानी इनका रिजल्टेंट कितना होगा? तो बेटा दोनों को जोड़ देंगे, तो जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? V बराबर V प्लस क्यू प्लस V माइनस क्यू, तो इन दोनों को जोड़ के इसका परिणामी निकाल लेंगे। अब यहां पर देखो V प्लस क्यू के कारण ये आपका आया है, तो कितना हो जाएगा? ये आपका बनेगा जाके 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर बेटा ये प्लस वाला है तो यहां पे क्या लिखोगे? प्लस, और नीचे कितना है? R माइनस L। क्या इतनी बात मेरे बच्चों समझ में आई? जल्दी से बताइए, क्या इतनी बात मेरे प्यारे बच्चों समझ में आई? ठीक है, अब यहां पर ध्यान से देखिए, ये आपके पास क्या है? प्लस, और इधर इसके लिए जो वैल्यू है वो क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और माइनस का क्यों है? माइनस के लिए क्या है? माइनस का क्यों, और नीचे बेटा क्या हो जाएगा? R प्लस L हो जाएगा। ये आपको दिया गया। अब और अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से देखो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और बेटा ये हो जाएगा Q अपॉन R माइनस L। ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा? माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और बेटा यहां पर हो जाएगा Q अपॉन R प्लस L। ये हमारे पास बन गया। अब यहां पर अगर आप गौर से बेटा देखोगे तो यहां पर आपको कुछ क्या करने वाले हैं हम? यहां पर कुछ आपको कॉमन मिलने वाला है। कितना? तो ये इतनी चीज कॉमन मिलने वाली है, यहां से और यहां से ये इतनी चीज कॉमन मिल जाएगी, तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे। तो इसको जब बाहर निकालोगे, कॉमन का मतलब दोनों जगह सेम है, इसलिए इसको एक बार बाहर लिख लो, तो हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अंदर जो बचने वाला है वो बचेगा 1/R माइनस L, और ये माइनस माइनस प्लस हो चुका है, ये माइनस और माइनस प्लस हो चुका है,
तो भूलिएगा नहीं, लिख लीजिएगा हमारी तरह। और ये हमारे पास बेटा क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 1/r प्लस एल हो जाएगा। क्लियर है। अब यहां पर ये q/4πε0, ये इससे हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेके इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, हल करना है। तो ये हो जाएगा r प्लस एल, और ये इधर जाएगा बेटा, तो ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ध्यान से मेरी बात सुनना, ये आपका हो जाएगा प्लस r माइनस एल हो जाएगा। और नीचे a माइनस बी, a प्लस बी मतलब r स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर। क्या इतनी प्यारी सी बात आपको समझ में आ गई? जल्दी से बताओ मेरे बच्चों, क्या इतनी प्यारी सी बात आपको समझ में आई? ठीक है बेटा। अब यहां पर देखो एक समस्या फिर आ गई। ये समस्या ये आई है कि ये एल और एल कट रहा है, जबकि एल तो मिलेगा पी बनेगा, तो मतलब कहीं पर मिस्टेक हुआ है। ये लिखा ठीक है, ये आ गया प्लस का साइन, ये आ गया, ये आ गया, ठीक है। अच्छा ये देखिए ध्यान से, ये प्लस माइनस माइनस होगा, तो यहां पर बेटा क्या लगेगा, माइनस, यहां पे क्या लगेगा, माइनस। क्लियर है, कोई दिक्कत ना है, आराम से, तुम लोग बहुत विद्वान लड़के हो बच्चे, कोई बात ना। ये 4πε0 हुआ। अब यहां पर ध्यान से देखो, ये r प्लस एल है, इस ब्रैकेट को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का r प्लस का एल हो जाएगा, और नीचे r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। कोई तकलीफ या दिक्कत हो तो बताइए आप लोग। कुछ नहीं, बस एक मिस्टेक हुई थी और हो जाती है भाई, इंसान ही है हम लोग भी। ये माइनस माइनस यहां से कट जाएगा। क्लियर है। तो अब जो यहां पर बचेगा हमारे पास, वो क्या बचेगा, तो ध्यान से देखना, 1/4πε0। यहां से ये क्यों है, तो क्यों को लिख दो। ऊपर क्या बचा, एल और एल जुड़ेगा, तो कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, 2l। क्लियर है। और नीचे मेरे बच्चे क्या है, r स्क्वायर और माइनस का, ये यार क्या हो रहा है भाई, माइनस का एल स्क्वायर। ठीक है। अब यहां पर इसको अगर हम देखें तो 1/4πε0, और पिछली क्लास में हमने पढ़ा था 2ql क्या होता है, p होता है, तो इसको p लिख सकते हो, r स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर, ये हम लोगों ने लिख लिया। अब यहां पर ध्यान से देखो, ये हमारे पास आ जाएगा 1/4πε0, और ये हो जाएगा, एक काम करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे इनको समझा देते हैं। क्या समझा लेते हैं, एक शर्त यहाँ पे हम लागू करते हैं कि जो r है वो l की अपेक्षा है, इसलिए l को, l लिखना है यहाँ पे, l की अपेक्षा r बहुत ज्यादा है, इसलिए l को हम क्या मानेंगे, नगण्य मानेंगे, शून्य मान लेंगे, तो ये छूट जाएगा। तो यहां से हमारे पास v बराबर क्या आएगा, 1/4πε0 और p अपॉन यहां पर r स्क्वायर। ये मेरे बच्चे r स्क्वायर है, तो ये क्या हो गया, r स्क्वायर हो गया। अब यहां पर आप लोग देखिए, ध्यान से देखिए कि विभव का जो फार्मूला होता है उसमें हर में क्या होता है, r होता है। यहाँ पे देखिए कहां पे लिखा है भाई, ये देखिए, हर में क्या होता है, एक डिस्टेंस। लेकिन जब अच्छे स्थिति में विभव की गणना करते हैं तो जो दूरी होती है, तो दूरी का क्या हो जाता है, वर्ग हो जाता है। ये बात याद रखिएगा। तो ये हमने क्या किया है, अच्छी स्थिति में हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कर ली। अब जो हमारा नेक्स्ट डेरिवेशन होगा वो किसके लिए होगा, तो बेटा वो होगा कौन सी स्थिति के लिए, तो बेटा वो होगा निरक्षीय स्थिति के लिए। क्लियर है। तो किसके लिए होगा, निरक्षीय स्थिति के लिए। तो अब आप लोग इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं निरक्षीय स्थिति के कारण। चलिए, हो गया सबका। चलिए अब आगे देखो, हम लोग निरक्षीय स्थिति के लिए बेटा कर रहे हैं। देखो डेरिवेशन बहुत आसान है, जब तक आप इन पे देखो, कोई भी चीज हो बेटा तुरंत बहुत आसानी से नहीं मिलती, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, पर मिल जरूर जाएगी आपको। ठीक है। एक्सियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन पे करना है। चलो मेहनत इतनी करो कि सफलता शोर मचा दे, है ना। इतनी खामोशी से मेहनत करना चाहिए, लोगों को नहीं दिखाना कि भाई हम बहुत पढ़ते हैं, स्वयं को पढ़ना है। आपका रिजल्ट दुनिया को बता देगा कि आप कितना पढ़ते थे, और जैसा पढ़ोगे वैसे ही बनोगे, सफलता भी वैसे ही मिलेगी। चलिए अब हम लोगों को जो पढ़ना है वो पढ़ना है निरक्षीय स्थिति में। तो ये हमारी कौन सी स्थिति थी, अक्षीय स्थिति। तो दूसरी स्थिति हमारे पास है निरक्षीय स्थिति।
तो ये हमारे पास क्या है, निरक्षीय स्थिति। तो निरक्षीय स्थिति में हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। अब यहां पर देखिए, निरक्षीय स्थिति का मतलब है इक्वेटोरियल पोजीशन पे देखना है। कहां पे देखना है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे हमको देखना है। विद्युत ध्रुव के कारण तो पहले विद्युत ध्रुव बना लिए, जैसे निरक्षीय स्थिति में बनाया था वैसे ही बनाना है। चलिए याद रखना, एक मैं कॉन्सेप्ट सीधा से यहीं पे बोल देता हूं आपकी, विद्युत यानी निरक्षीय स्थिति में जो विभव होता है वो हमेशा शून्य होता है। निरक्षीय स्थिति में जो विभव होता है वो शून्य होता है। तो शून्य हम लाएंगे, देखो कैसे लाएंगे कि ये एक आपके पास विद्युत द्विध्रुव है। क्या है बेटा, ये आपके पास एक विद्युत द्विध्रुव है। इसका नाम दे देते हैं ए और इसको नाम दे देते हैं बी। तो एक विद्युत द्विध्रुव है ए बी, दोनों तरफ बी का है लिख रहे हो भाई। एक आपके पास ए है और दूसरा आपके पास बेटा जो है वो बी है। ठीक है, इसका एक मिडिल पॉइंट है, मध्य बिंदु है ओ, और मध्य बिंदु से आर दूरी पर एक बिंदु है पी, जिस पर विभव की गणना करनी है। ये सपोज करिए प्लस क्यू है और ये क्या है, माइनस क्यू है। इन दोनों को अगर आपस में मिला दे तो ये इस तरीके का एक, तो निरक्षीय स्थिति में यहां पर हमें इसकी क्या करनी है, विद्युत विभव की गणना करनी है। ठीक है, ये जो द्विध्रुव की लंबाई है वो टोटल 2l है, ये आप लोग हमसे बेहतर जानते हैं। तो ये वाली l होगी, ये वाली l होगी। अगर ये l है और ये r है तो ये क्या हो जाएगी, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगी। पाइथागोरस प्रमेय जैसे हम लोगों ने पिछली क्लास में निकाला था, ये कोण 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये लंब आधार, ये थीटा हो जाएगा, लंब आधार, और ये कर्ण निकाल लिया हमने, तो ये आ गया। तो क्योंकि ये कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, तो जितनी भुजा ये है उतनी ही भुजा ये होगी। ठीक, इसमें भी ऐसे निकलेगा। चलो अब यहां पर आप क्या निकालोगे, सबसे पहले हम निकालेंगे v माइनस क्यू या v प्लस क्यू के कारण अगर हम विभव निकालें तो बेटा कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और प्लस क्यू के कारण निकाले तो प्लस क्यू, और नीचे दूरी कितनी है बेटा, a से p। तो दूरी डिस्टेंस कितनी है, a से p, तो यहां पर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस का क्यू और अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसको मान लीजिए समीकरण 1। तो बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो समीकरण आपका ये 1 बन गया। ठीक है, अब यहां पर देखिए बेटा, तथा अब हम क्या करेंगे, अच्छा थोड़ा सा एक काम करिएगा, इसके नीचे माना की करके लिख लीजिएगा, वो आपका मैं भूल गया बताने के लिए। तो इसके नीचे आपको माना की करके लिखना है, तब कैलकुलेशन स्टार्ट करनी है। तो v क्या मानोगे, क्या लिखोगे माना की करके, माना एक विद्युत द्विध्रुव ए बी है जो प्लस क्यू माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना हुआ है, जिसकी और दोनों एक दूसरे से 2l लंबाई पर हैं, और इससे मध्य बिंदु से निरक्षीय स्थिति में r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें विद्युत विभव की गणना करनी है। तीव्रता याद आता है, विभव की गणना करनी है। तो v प्लस है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, v माइनस क्यू, और यहां पर ये बेटा होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। माइनस क्यू के कारण हम चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पर माइनस का क्यू और नीचे डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बेटा, bp। अब यहां पर इसको हम रखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये माइनस का क्यू है, और नीचे बीपी की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। क्लियर है। अब हम क्या निकालेंगे, हम लिखेंगे, ये बहुत आसान है, बिंदु P पर परिणामी विभव, यानी अब हम यहां पर बिंदु P पर क्या निकालेंगे बेटा, परिणामी विभव निकालेंगे। इट इज क्लियर। क्या निकालेंगे मेरे बच्चे, परिणामी विभव निकालने वाले हैं हम लोग। तो परिणामी विभव निकालने के लिए हम बेटा क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। तो v बराबर क्या हो जाएगा, तो v बराबर हो जाएगा v प्लस क्यू प्लस v माइनस क्यू। अब इनके मान को भर दीजिए समीकरण 1 व 2 से। आप लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से, ऐसा नहीं हम नहीं लिखते कि आप भी ना लिखो, आप भी लिख सकते हो। समीकरण 1 व 2 से लिख सकते हो, बिल्कुल इजाजत है। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर क्यू प्लस का है तो प्लस का रहने दीजिए, और अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये आपने यहाँ पे निकाला था समीकरण 1 में, यहाँ से रख दिया गया, ये समीकरण 1 है। अब प्लस समीकरण 2 कितना है, तो 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट और माइनस का क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये है। अब यहां पर देखिए 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, क्लियर है। और प्लस माइनस माइनस होता है तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये बेटा हो जाएगा क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, क्लियर है। ये आर बना हुआ है। जो भी शब्द ना समझ में मैं मुंह से बोलता रहता हूं बेटा, इसीलिए ये देखिए पूरी की पूरी वैल्यू बराबर है, ये वैल्यू और ये पूरी वैल्यू बराबर है, लेकिन एक क्या है पॉजिटिव है दूसरी निगेटिव है, तो पूरी की पूरी कट जाएंगी, कट गई। और जब ये पूरी की पूरी कट जाएंगी तो बेटा हमारा जो v होगा वो v इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो निरक्षीय स्थिति में विभव जो होता है हमेशा बेटा कितना होता है, 0 होता है। क्या यार इतनी बात समझ में आ गई। तो या फिर हमारे पास यहाँ पर जगह है, मुझे लगा मेरे पास जगह है नहीं, तो यहाँ पर ये इसका विभव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये निरक्षीय स्थिति में अगर क्वेश्चन का भी न्यूमेरिकल्स में आता है कि विद्युत दूसरे के कारण निरक्षीय स्थिति में विभव की गणना करो, तो वहां पे कोई कैलकुलेशन करने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि विभव वहां पर कितना आना है, 0 आना है। ये बात आपको समझ में आ गई, जल्दी से नोट कर लीजिए। और इसके बाद हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि हालांकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और वो आवेश, जो हम पहला पार्ट पढ़ रहे हैं। देखो आवेश और धारिता, यानी सॉरी विभव और धारिता दो टॉपिक है इसमें। हम विभव को पहले कंप्लीट कर रहे हैं, जो आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा बेटा, और कल की क्लास से हम लोग धारिता को कंप्लीट करेंगे। धारिता और विभव वो टॉपिक हैं जहां से क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं। ऐसा कोई बोर्ड ना है, चाहे सीबीएसई बोर्ड की बात करो, आईसीएसई बोर्ड की बात करो, यूपी बोर्ड की बात करो, या भी आपका कोई सा भी बोर्ड हो, लेकिन ये क्वेश्चन यहाँ से आते ही आते हैं। तो आप इसको हल्के में मत लीजिएगा, ये जरूर आप तैयार कर लीजिए। अगला जो क्वेश्चन आने जा रहा है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जल्दी से बेटा इसको नोट करिए, जल्दी से। चलिए देखिए, अब अगली जो हेडिंग है आप लोग लगा लीजिए, समविभव पृष्ठ। कौन सा पृष्ठ बेटा, समविभव पृष्ठ। बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसा कोई बोर्ड नहीं है जिसमें क्वेश्चंस ना आता हो। विभव से तो क्वेश्चंस आते हैं। कल मैंने क्वेश्चन कराया था बिंदु आवेश के कारण विभव की गणना करनी, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज जो मैं करवा रहा हूं ये, अब जो मैं करवाने जा रहा हूं, अभी तक मैंने 2 डेरिवेशन कराए, तो 2 में से एक पूछे जाने के चांसेस हैं, लेकिन समविभव पृष्ठ अपने आप में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, चाहे आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे, कहीं पर भी बैठे, ये क्वेश्चन वहां पर बनता है, चाहे आप नीट कहीं भी बैठे। अगला जो नाम है उसका नाम है सम विभव पृष्ठ। इंग्लिश में बोला जाता है इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इक्वी पोटेंशियल सरफेस इसका नाम है। क्या है सरफेस, क्या है समविभव पृष्ठ। सम का मतलब होता है समान, विभव का मतलब होता है विभव पोटेंशियल, और पृष्ठ मतलब होता है सरफेस। यानी एक ऐसा सरफेस जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या हो, समान हो, ऐसे पृष्ठ को हम लोग क्या कहते हैं, समविभव पृष्ठ कहते हैं। जैसे सपोज कर एक गोला है, एक बिंदु आवेश है, तो इससे बेटा क्या निकलेंगे, बल रेखाएं निकलेंगे। क्या निकलेंगी बेटा, ये बल रेखाएं निकलेंगी। आप लोग जानते हैं ये क्या निकल रही है, बल रेखाएं निकल रही। तो ये जो बल रेखाएं निकल रही हैं, क्या निकल रही है बेटा, बल रेखाएं निकल रही हैं। तो इस पृष्ठ के, यानी इस, ये क्या है पृष्ठ, इसके पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर, मतलब यहाँ चेक करो, यहाँ पर चेक करो, यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे चेक करो, हर जगह पर विभव कैसा हो, एक समान हो, तो ऐसे पृष्ठ को हम लोग क्या कहते हैं, समविभव पृष्ठ कहते हैं। क्लियर है। यानी एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर, जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या हो, एक समान हो, ऐसे पृष्ठ को हम लोग क्या कहते हैं, समविभव पृष्ठ कहते हैं। आप लोग लिख लीजिए, लिखिए, हेडिंग डालिए, आप लोग लिखो, समविभव पृष्ठ एक ऐसा पृष्ठ होता है, समविभव पृष्ठ एक ऐसा पृष्ठ होता है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान होता है, एक समान होता है। क्लियर है। अब इसके आगे देखिए इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, इनको जरा हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, इनके गुणों की बात करें, अगर हम इसके गुण की बात करें तो पहला तो यही होगा
कि समविभव पृष्ठ ऐसा पृष्ठ होता है जिसके प्रत्येक बिंदु पर, नंबर एक, प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान होता है। क्या होता है बेटा? इसकी परिभाषा ही इसका पहला गुण हो जाएगा, यानी इसके प्रत्येक बिंदु पर बेटा जो विभव होगा वो कैसा होता है मेरे बच्चे? एक समान होता है। कैसा होता है? एक समान होता है। ठीक है, तो समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव कैसा होता है मेरे बच्चे? एक समान होता है। अब एक बात सोचो, अगर विभव एक समान है तो मेरे बच्चे एक बात बताओ, क्या यहां पर विभव में अंतर है? विभव में बिल्कुल अंतर नहीं। कि मतलब एक बात समझो, यहां पर विभव भी एक समान है और यहां पर विभव एक समान, मान लीजिए यहां पर विभव 1 वोल्ट है तो यहां पर भी विभव कितना होगा सर? 1 वोल्ट है। तो दोनों के विभव में अंतर है? बिल्कुल नहीं है, विभव एक समान है। यानी हम यहाँ पे दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं कि समविभव पृष्ठ का विभवांतर, लिखते रहिएगा आप लोग, समविभव पृष्ठ का विभवांतर क्या बेटा? विभवांतर शून्य होता है। कैसा होता है? विभवांतर 0 होता है। तो समविभव पृष्ठ का बेटा विभवांतर कैसा होता है? 0 होता है। क्लियर है? तीसरा पॉइंट, अब यहां पर एक बात बताओ, ध्यान से मेरी बात समझना। अगर ये यहां पर कोई बिंदु आवेश है और यहां पर ये है, इस आवेश को यहां से यहां तक ले जाना पड़ेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ कार्य करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा? कुछ कार्य करना पड़ेगा। और हमने आपको बताया था कि जो हमारा विभव होता है वो बताता है कि जो आवेश का प्रवाह होगा वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होगा। और यहां पर डिफरेंस तो है ही नहीं, विभवांतर शून्य है। तो जब विभवांतर शून्य है तो क्या आवेश एक जगह से दूसरी जगह पे जाएगा? नहीं जाएगा। तो जब आवेश एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जाएगा तो क्या कार्य होगा? नहीं होगा। तो कार्य क्या होगा? शून्य होगा। यानी समविभव पृष्ठ पर किया गया कार्य कितना होता है बेटा? शून्य होगा। ठीक है, या आप ये लिख सकते हो, समविभव पृष्ठ में विभवांतर शून्य होने के कारण इसका कार्य भी क्या होता है? शून्य होता है। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। तीसरा और चौथी बात ये याद रखना, क्या? तो कार्य कितना हो गया? शून्य होगा, क्योंकि इसको यहां तक ले जा ही नहीं पाओगे, क्योंकि विभवांतर ही तो हम ले ही नहीं जा सकते। और याद रखना कि जितने भी हमारे बेटा गोलीय पृष्ठ होते हैं, जितने भी हमारे बेटा क्या है? गोलीय पृष्ठ हैं। कैसे? गोलीय पृष्ठ। और गोलीय पृष्ठ जो होते हैं हमेशा कैसे होते हैं मेरे बेटे? समविभव पृष्ठ होते हैं। तो जितने भी हमारे गोलीय पृष्ठ होते हैं समविभव पृष्ठ होते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम किसी गोले को आवेश देते हैं तो बेटा उसमें क्या होता है? गोले में एक ही सतह होती है, एक ही सरफेस होती है, तो उसके प्रत्येक बिंदु पर जो विभव होगा आपको एक जैसा ही देखने को मिलेगा। तो जितने भी हमारे गोलीय पृष्ठ होंगे सारे के सारे क्या होंगे? समविभव पृष्ठ होंगे। पहली बात। अगला पॉइंट, पांचवा पॉइंट आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो जरा बताओ? यानी ये समविभव पृष्ठ बेटा एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करते। यानी समविभव पृष्ठ बेटा क्या करते हैं? कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते। तो अगला पॉइंट क्या होगा? समविभव पृष्ठ कभी एक दूसरे को नहीं काटते हैं। तो क्या हुआ बेटा? समविभव पृष्ठ कभी एक दूसरे को नहीं काटते हैं, कभी एक दूसरे को नहीं काटते हैं। तो ये हमारा सिंपल था, समविभव पृष्ठ था। और ये वो क्वेश्चन है जो हम जिसको मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में रख सकते हैं। बिल्कुल रखेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कल की डेट में क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, 1 से 2 मार्क्स दिला के आपको जाएगा। क्वेश्चन ही आएगा कि समविभव पृष्ठ क्या होता है, इसके गुण बताइए। पहला पॉइंट आप इसकी परिभाषा क्या लिखोगे? समविभव पृष्ठ एक ऐसा पृष्ठ होता है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान होता है। लिख लिया आपने, परिभाषा लिख दी। आप ये डायग्राम बना दीजिएगा। यहाँ पर आप क्या करेंगे मेरे बच्चे? डायग्राम बना देंगे। आप यहाँ पे अगर बनाना चाहो तो ये ओ बना लो, आप ये डायग्राम बना देंगे। फिर उसके नीचे आप पूछेगा कि समविभव पृष्ठ के गुण बताओ। तो पहला गुण आप क्या लिखोगे? प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होता है? एक समान होता है, पहला गुण। दूसरा, समविभव पृष्ठ का जो विभवांतर होता है वो शून्य होता है। यानी समविभव पृष्ठ पर आवेश को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में किया गया कार्य कितना होता है? शून्य होता है, क्योंकि ले ही नहीं जा पाओगे तो कार्य ही नहीं होगा। तो समविभव पृष्ठ पर किया गया कार्य शून्य होता है, ये लिख लीजिए। अगला है, जितने भी गोलीय पृष्ठ होते हैं सारे के सारे समविभव पृष्ठ होते हैं। ठीक है,
अगला पॉइंट क्या लिखोगे, समविभव पृष्ठ कभी एक दूसरे को नहीं काटते हैं। तो ये हमने आपको कुछ 5 पॉइंट बता दिए, और ये आप अगर एग्जाम में लिख देंगे तो आपको 2 मार्क्स आपके कहीं पर नहीं जाने वाले। ठीक है, तो बेटा ये हमने आपको आज विभवांतर वाला जो हमारा भाग था वो खत्म हो गया। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, पढ़ा होगा, समझ में आया होगा। देखिए अब हमारा टारगेट क्या रहता है बेटा, कि अब बातचीत कम और पढ़ाई ज्यादा हो जाए, क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक आ चुके हैं। तो आप लोग मेहनत करिए, हम लोग तो मेहनत कर ही रहे हैं। ठीक है, तो आप मेहनत करेंगे, फायदा आपका भी होगा। आपका फायदा मतलब हमारा फायदा। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में किसके साथ, कैपेसिटेंस के साथ, यानी धारिता के साथ, और वहां पे देखेंगे कैपेसिटर क्या होता है, संधारित्र क्या होता है, और संधारित प्लेटों के बीच आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से कोई परावैद्युत पदार्थ भर दें। और परावैद्युत पदार्थ क्या होता है ये हम क्लास के लास्ट में आपको बताएंगे कि परावैद्युत पदार्थ क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।